इस खूबसूरत सी टाइमलेस मेलोडी को एक नया चेहरा देना या यूं कहें एक नई पहचान में लेकर आना. द कंपोजर, द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर गदर 2. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिथुन. हाय, वेलकम. प्लीज. So, may I have some mic, please, for our guest? ये एक ऐसी खूबसूरत सी आफ्टरनून है जिसका न जाने इंतजार कितने लोगों ने किया, और मेरे लिए ये एक बहुत खास आफ्टरनून है. जब फर्स्ट टाइम मैंने गदर देखी थी आज से 22 साल पहले, सर मुझे याद है मैं नया नया जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास किया था. मेरे बोर्ड की एग्जाम्स खत्म हुए थे और मैं वाला था, तब ये फिल्म आई थी. मैं अपने घर से गया दोस्तों के साथ देखने, और ये गाना, ये फिल्म पूरी देखी, और 22 साल के बाद वापस से इस खूबसूरत सी जर्नी को हम एंजॉय करने वाले हैं. सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ. सर, मैं कैप्टन ऑफ द शिप. कैप्टन ऑफ द शिप के साथ तो हम सेल करने ही वाले हैं. जी जी. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर कंप्लीटिंग 43 इयर्स इन द इंडस्ट्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी नीड टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उदित सर. सर, आप इतने गाने आपने आज तक दिए हैं इंडियन सिनेमा को, इतनी खूबसूरत आवाज और इतने सारे गाने, और हर गाने के लिए आपको प्यार मिला है. पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, उस प्यार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों से आपको इतना मिला है आपके इन बेहतरीन गानों के लिए? आप मुझे रुलाना चाहते हैं तो रुला दीजिए. मैं तो यही कहूँगा कि थैंक्स टू बॉलीवुड, थैंक्स टू म्यूजिक इंडस्ट्री, थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, स्टार्स, जिनके वजह से, और पूरे दुनिया के लोग, ऑडियंस, जिनके वजह से आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है. तो मैं इतना खुश हूँ कि आज के ही दिन, ये भी एक संजोग है कि आज के ही दिन 5 जुलाई 1980 को फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी. मेरी फिल्म थी 1920. मैं लेजेंडरी रफ़ी साहब के साथ उसमें गाना गाया था. ये भी कमाल ही कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ये हो गया. अब ये क्या स्क्रीन प्ले बनाता है ऊपर वाला, और आज अनिल शर्मा साहब हैं, क्या प्यार करते हैं, हैं? गदर में एक से एक गाने गवाए इन्होंने, फर्स्ट गदर में, और सेकंड गदर में भी इन्होंने कहा मिठुन जी से. आज के हमारे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिठुन शर्मा जी. इनको इन्होंने कहा कि उदित नारायण से गाना लें. क्या खुश हुए मिठुन जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. थैंक्स टू मिठुन जी एंड अनिल जी कि अगेन आई गॉट गदर 2. प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर अनिल जी, मिठुन जी एंड टीम ऑफ गदर 2. सर, ये एक तो आप इतने हम्बल हैं, जिस हिसाब से आपने बातें कही वाकई बहुत अच्छा लगा. लेकिन क्या होता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें रिक्रिएशन ऑलमोस्ट हर गाने का हो रहा है. जी. ठीक है, आपने जब ये गाना लाया था जी उड़ जा काले कावा, वो कसट का दौर था. ठीक है, फिर फ्लॉपी भी उस समय पे आ ही गई थी, तो हम फ्लॉपी में भी सुनते थे. और आज एक बार फिर से गदर 2 में उड़ जा काले कावा, आपका अपना गाना, एक टाइमलेस मेलोडी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप ही इसे रिक्रिएट कर रहे हैं. सो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि अपने ही गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं तो कुछ अलग, कुछ हटके, लेकिन सेम चार्म? चैलेंजिंग तो थी. चैलेंज था कि मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो. तो व्हेन आई मेट हिम, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही. तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए तो मेरा एक भी गाना नहीं है. तो होता है, आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी उसका भूख मरता नहीं है.
तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना? तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे। बोले क्यों नहीं? बोले कि मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूँ, मैं भी फैन हूँ आपका, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था, 22 साल के बाद हर चीज़ में चेंजेस आ गए हैं। आपकी उम्र भी बढ़ गई हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखना है। और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए, तो इन्होंने गा के सुनाया। अब एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे, बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया, तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ, और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, मैं साइन कर दूंगा, गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाना, तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया, और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए। ये फैक्ट है, और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो एक और चीज कही थी, जो माल कमाओ तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, आज तक नहीं दिया सर ये सारे मीडिया सुन रहे हैं, अगर जो भी कमाया हूं और जो भी घर बार है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा। अरे ये आप तो हुक्म प्यार तो है करिए। आपका। अरे नहीं, लव यू लव नहीं, यू लव यू लव यू। आप लोगों की बस वजह आपने से। मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है, वही नहीं नहीं मेरा। सर, थैंक यू सो मच। क्रेडिट बहुत- गोज बहुत टू, प्यार है, बहुत। क्रेडिट मैं हंसी गोज टू मजाक यू। करता हूँ आपसे। नहीं नहीं सर, ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पिछ खंड पावा, तो मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीदिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे में? अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं मैंने, बाद में बताया मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा मुझे, मैंने कहा कि कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा मैं, हाँ, तो मैं बोला क्या बात है। और उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से ये गाना रिलीज हुआ है, उस फर्स्ट आवर से लेकर आज 6th डे पर, दिस इज द नंबर 1 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक जोरदार तालियां तो इसके लिए बनता है। थैंक यू। इस पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, हर कोई इस गाने का इस्तेमाल कर रहा है। नाउ यहां पर मिथुन, आई थिंक ये सवाल आपसे बनता है जी। उत्तम सिंह साहब का ये कॉम्पोजिशन जब ओरिजिनल था, आपने इसे आज रिक्रिएट किया है एंड इट इज अगेन ट्रेंडिंग एंड इट्स ऑन द चार्ट एवरीवेयर। जी। हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू, एक ऑलरेडी कल्ट सॉन्ग, एक ऑलरेडी कल्ट फिल्म का गाना, एक ऑलरेडी लेजेंडरी सिंगर, उसके साथ एक बार फिर से रिक्रिएशन। How was the journey for you for Urja Kale Kawa when we are celebrating here the timeless melody of this song? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज़ हो, राइट, गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता है, जो रूह होती है उसके तर्ज में होती है, उसकी पोइट्री में होती है। तो जो चीज़ उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं हूँ। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से,
तो सच बोलियो तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज़ इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विथ इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको ख़राब ना कर दूँ। दैट वाज माय प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है, मुझे लगता है भारत देश के लिए। लोग इस गीत से, इस तर्ज से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज़ है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो सवाल अभी हम आपसे पूछने वाले हैं, ये सवाल आप तीनों के लिए कॉमन है, लेकिन इसके लिए हम शुरुआत करेंगे सर आपसे। ठीक है, ये गाना आया, फिर से ये हिट है, हर किसी के जहन पर है। आप इसे जब पहली बार लेकर आए थे आज से 22 साल पहले, तो भी लोगों की जुबान पे था, दिमाग पे था, जहन पे था। लेकिन जब आप ये दोबारा लेकर आए तो आई एम श्योर व्हेन इट इज ऑन ट्रेंडिंग, इट इज ऑन नंबर 1, तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ये गाने से आपको मिला अभी इसके लिए, और वो लगता है कि यस, मेरा काम सफल हो गया। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने हैं फोकलोर से, जो फिल्मों में आए हैं। ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है जो कि फिल्मों से फोकलोर में गया है। फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना है। मैं जब एक बार शूटिंग करने गया था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की राजस्थान में, तो मैं अचानक जोधपुर में पहुंचा तो वहाँ पर कोई इस गाने को बजा रहा था, अपने उस पे सारंगी पे बजा रहा था। तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये तो गदर फिल्म का गाना है। और मैंने देखा कि जगह जगह राजस्थान में उस गाने को लोग गा रहे थे सारंगी के ऊपर। तो मैंने उत्तम जी को आके बोला, मैंने कहा आपने इतिहास रच दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े हिट गाने हुए इस बॉलीवुड में, बड़े बड़े हिट गाने हुए, लेकिन कोई गाना फोकलोर से तो यहाँ पे हिट हुए। पुराने गाने, पुराने 100 साल पुरानी ठुमरियाँ, गज़ल, ये सब 200 साल पुरानी आई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड से हम फोकलोर में जाएं। तो ये कामयाबी इसकी निश्चित ही थी और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। और सच बताऊं तो कोई ऐसा एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीज़ चलती है तो झूठ नहीं कहूँगा एक्साइटमेंट है, लेकिन अचरज नहीं था, ये होना ही था। जगह 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 से कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे। मैं जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी जब सोचता था और इस गाने का आलाप मेरे मन में आता था और सीन के पीछे चलता था, तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गदर में जगह जगह खड़े होंगे, क्योंकि ये आलाप इसका ऐसा ही है कि जहाँ जहाँ आएगा लोगों को कनेक्ट करेगा। तो लोग कहते हैं कि यूथ को नहीं पसंद आएगा, उस वक्त भी ये था जब ये गाना बना था, उस वक्त भी पता नहीं कौन सा यूथ है, मुझे नहीं समझ आता जिसको पसंद नहीं आता। मैं भी 18 साल का था तो मुझे भी वही चीज़ पसंद आती थी जो गहरी होती थी। जो 22 साल का था तभी भी वही पसंद आई। मुझे आज तक नहीं समझ आया यूथ को कौन सी चीज़ है जो पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था ना, कभी 22 का, 24 का, और सिनेमा प्रेमी था। मैं महीने में 30 फिल्में देखने वाला बंदा था। तो मेरे से ज़्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ, और मेरे से ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, तो सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था, यार पता नहीं ये यूथ को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है। हर आदमी में भावनाएं हैं, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मुझे जैसे लोगों ने बोली जब पिक्चराइजेशन देखने के बाद और गाना सुनने के बाद, कि सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने रिक्रिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, कि मिथुन ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया। तो मैं मिथुन की भाषा बोलता, रिक्रिएट नहीं किया, रीअरेंज किया है। वो गाना था, उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये 2 गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में आ गए। वो आज तक मैंने नहीं पूछा कि सन्नाटे में आए, लेकिन
वो सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे एक ही चीज़ कही कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूं, ना एक वर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, ना धुन चेंज करना चाहता हूं, ना अपनी तरफ से कोई कुछ ताने लगाना चाहता हूं। जो है, जो गाना है सो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल उदित जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्या हाँ, बात है। उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई नया सिंगर गा सकता है, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले दिन से क्लियर थी। और पिक्चराइजेशन के बाद बहुत सारी जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, ये सनी अच्छा है, अमीषा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इन्होंने, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल कर दिया। और एक और बात आ रही है कि यार अब हमने तो क्या किया, बक्सों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीवी ने शुरू कर दी हैं, और मेरी कपड़े, मेरे पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, और देखना शुरू कर दिया है जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीज़ें याद दिला दी हमें। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे को किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फ़ोन किए हैं कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाएं तो हम मंगवा रहे हैं। क्या बात है। तो सर जैसा भी आपने बातों में ये बात कही कि मैं जब मिथुन के पास पहुंचा तो मैंने बोला कि ये 2 गाने तो होने वाले हैं, ये दोनों तो चाहिए। क्या दूसरा गाना मैं निकला गड्डी लेके है? हाँ है ना, उसके अरे बिना क्या गदर कैसे हो बात सकती है। मैं तो इनको बोलता हूँ इस गाने से 2 लोग पागल हैं, दूसरा आएगा इनकी आवाज में तो क्या होगा। क्या होगा? हमें तो बेसब्री से इंतजार है फिलहाल उस गाने का। लेकिन अब क्योंकि अभी हमने इस गाने की बात करी है, आपका और उदित सर का तो ऑलरेडी सनी पाजी के साथ, अमीषा जी के साथ ऑलरेडी एक बार काम हो चुका है इस फिल्म को लेकर। बट सेकेंड टाइम, क्योंकि ये सवाल शायद एक ऐसा था अनिल जी, मुझे लगता है कि आपसे सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा था कि गदर 2 कब लेकर आ रहे हो, लेकिन इसके लिए इतना 22 साल का इंतजार, आपने खुद को कैसे रोका? देखो, मैं हमेशा से गदर 2 चाहता था, हमेशा से। और पार्ट 2 के चलन चल भी शुरू हो गए थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे बोलते थे, इवन जी वाले भी बोलते थे, सनी सर से भी कभी बातें होती थी कि इस पर कभी सोचते हैं। और सनी सर क्या है, बहुत उतना ज़्यादा कॉमर्शियली, उतना ज़्यादा माइंड वो उस तरह से सोचते नहीं है। सनी सर बहुत विनम्र हैं और लेकिन फिर भी कभी कभी दुबी ज़ुबान से बोलते थे, कोई कहानी आई? मैंने कहा नहीं सर, आई नहीं है कोई। मैं भी बोलता था बनानी है, ओ शर्मा जी देख लेना सही हो। मैं बोलता था तो बोलते थे देख लेना सही हो, वो बोलते थे तो मैंने कहा आई ले। ये हमारा किस्सा मेरे को कम से कम 100 कहानियाँ लोगों ने सुनाई, गदर 2 की कितने राइटरों ने सुनाई, मैंने खुद 10-20 कहानियाँ सोची। शक्तिमान जी को हमेशा बोलता था कि भाई गदर 2 की कोई कहानी लाओ, गदर 2 की कोई कहानी लाओ। आई नहीं रही थी। और मैं गदर 2 को के ब्रांड को यूज़ नहीं करना चाहता था। मैंने कहा जब मेरे पास बॉम्ब आएगा तभी फोड़ूंगा, उससे पहले नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि एटम बॉम्ब भी नहीं, एटम बॉम्ब होना चाहिए। गदर 2 एटम बॉम्ब था, भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। उस वक्त लोग अपनी फिगरें बोलते रहते हैं, कोई बोलता 10 करोड़, कोई बोलता 15 करोड़, कोई बोलता 17 करोड़। मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है कितने लोगों का फुटबॉल था। मुझे इतना मालूम है कि 8-8 शोज होते थे एक दिन में। रात को 2 बजे का भी शो है तो सुबह 5, मतलब ये आज के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ सकती है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि कैसे हो सकता था कि 5,000 लोग बैठे हैं रात में और खाने बन रहे हैं और लोग जो है ट्रैक्टरों पे बैठे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात आज के जनरेशन के दिमाग से परे है ये बात, क्योंकि ऐसा विजुअल कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो वो एक ब्रांड है, वो ब्रांड से भी ज़्यादा मैं कहूँगा इमोशन है पूरे भारत का। वो जो पूरे भारत के इमोशन के संग मैं नहीं खेलना चाहता था। गदर 2 के संग जरा सी भी मेरी गलती से ब्रांड के लिए अगर मैंने की तो खा जाएगी भारत की जनता मुझे कि ये क्या कर दिया आपने। तो मैं हमेशा कथा चाहता था, जो कथा राइट कथा हो, जिस कथा में इमोशन हो, और ऐसी कथा जिसको मैं, जैसे पहली कथा मैंने 5 मिनट में सुनाई थी तो 5 मिनट में डन हुई थी, और ऐसी कथा सुनाना चाहता था और जो 5 मिनट में ही डन हो। तो शक्तिमान जी जब आए मेरे पास, तो वो नवरात्रि का दिन था, मैं पूजा करके उठा था, और मुझे बोले कि अंदर चलो, आपको गदर 2 की कथा आ गई है। और शक्तिमान एक ऐसा बंदा है, वो अंगद का पाँव है, हिलता ही नहीं है जब तक उसको ना आ जाए। वाह वाह वाह, क्या इतने सालों से बोल रहा था, वो बोलता ही नहीं था, चुप रहते थे हमेशा। आए मेरे पास कि चलो, मैंने कहा यार कन्या लांगरा को जुमा ले, उसके बाद चलते। मैंने कहा एवं ही ये कुछ सुना रहे, थोड़ा झटका तो लगा, शक्तिमान आज बोल रहा है,
लेकिन मैं इनका क्या होने वाली है गदर टू की, कुछ नहीं। अंदर मुझे कमरे में ले गए, सेम रिएक्शन हुआ जो पहली रिएक्शन हुआ। उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया, मैं कमरे में टहलने लगा। इस बार भी ऐसे ही कमरे में टहलने लगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने सीधा सनी सर को सुनाया, 5 मिनट वहाँ ओके हुआ। सीधा शारिक सर, रुचिर को बुलाया, शारिक को सुनाया, वहाँ ओके हुआ। पुनीत गोयल साहब को सिर्फ 5 मिनट का आइडिया पे पूरा सेटअप बन गया और पूरा एग्रीमेंट साइन हो गया। क्या तो जो कहानी 5 मिनट में समझ आ जाए वो कहानी ही राइट कहानी होती है। ये तो मुझे आज तक समझ आई है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोभ में चले जाते हैं, 3 घंटे के नरेशन में कहानी समझते हैं, तो 80% वो अब छोड़िए, जाने दीजिए। डामाडोल वाला ही मामला रहता लेकिन 5 मिनट में समझ आ गई तो सोच लो बात बन गई। क्या बात तो है। 5 मिनट में कहानी समझ आ गई थी। फिर बेशक हमें 2 साल लगे लिखने में, वो अलग चीज़ है। क्या बात। लेकिन गदर 2 के ब्रांड को यूज नहीं करना था, उसकी आत्मा को यूज करना था, गदर 1 की आत्मा। 2 डिकेड का इंतजार, तो हम लोग को तो उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी hit हमने देखने अपनी तरफ वाले से बेस्ट कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि 100% लोगों के दिलों को छुएगी ये भी। क्या बात है। वो तो ये तो उम्मीद हम लोग को भी है सर। एक थोड़ी सी लेकिन नाराजगी भी है कि सिर्फ अभी तक आपने 11 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली एक टीजर देके छोड़ा हुआ है। ट्रेलर का इंतजार है, कुछ और देख नहीं पा रहे, ढूंढ रहे हैं किधर से मिले, कुछ मिले। देखिए ऐसा है, अभी ट्रेलर भी आएगा, अच्छा। गाने भी आएंगे। मिथुन जी ने इतने कमाल कमाल के गाने बनाए हुए हैं, क्योंकि इनके लिए सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है गदर के नए गानों का। और ये इनके लिए बड़ा चैलेंज था, यस। क्योंकि गदर के नए गाने आसान नहीं थे। क्या बात। समझे ना, ये बात। सईद कादरी साहब ने लिखे, इन्होंने बनाए। और मगर अपने मुंह मुया बिट्ठू मनने वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य है कि इन्होंने बहुत कमाल के गाने बनाए। पूरा भारत झूमेगा उन गानों पे। और इनके ये बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव इंसान हैं जिनका नाम है मिथुन बाबू। ये इन्होंने गदर 1 के गानों की, वो गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम किया कि हाँ भाई, इतनी मेलोडी, इतना सब इसमें था। उसकी जो ग्रेविटी थी, उस ग्रेविटी को हम कैसे के साथ हम कैसे चलें, पूरे ध्यान, पूरे दिमाग, पूरी तवज्जो से उसके संग चले हैं और इन्होंने बनाए हैं। 2 गाने उसमें अरिजीत ने गाए हैं। और मैं तो कहूँगा एक आध कोई लाइन अगर सुना दें तो सुना दें, नहीं तो चलिए आने दीजिए। नहीं, आने देते हैं, आने देते हैं। कुछ झूमने दीजिए लोगों को। हाँ, थोड़ा तो सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से, जैसे मेरे पास इतने सवाल हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को मैंने तब भी देखा था जब मैं सिर्फ स्कूल में जाता था, और मैं अब देख रहा हूँ जब मैं खुद एक जॉब वॉब करने लग गया हूँ, अपनी जिंदगी परिस्थितियां समझने लगा हूँ। ऐसे हमारे में बड़े सारे दोस्त हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये कंडीशन पर मैं इनको सवाल पूछने दूंगा आगे कि उनके सवालों के बाद आपको हमें एक तो ये गाना दोनों लोग को साथ में सुनाना होगा, और वो कौन सा एक ऐसा नया गाना है जो आने से पहले हल्ला मचा दिया है और उसमें अरिजीत सिंह और आपका कमाल है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मिथुन ने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल गाने बनाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एज ए डायरेक्टर ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट कार्य है। क्या बात है। बस इतना बोल क्या देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट कार्य है, ये मैं बोल देता हूँ। क्या बात। फिर वाह, तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है ना। हर आदमी ग्रो होता है, हर आदमी अच्छा होता है, हर आदमी आगे बढ़ता है और उसके जीवन के काम बढ़ते चले जाते हैं। यही है इनका, बस इससे तो ज्यादा डियर कुछ मीडिया, ये सवाल मेरा पहले अब आपसे है, इससे पहले कि आप सवाल दे, कि आप भी ये जो गाना जिसके जिक्र चल रहा है ये आप जानना चाहते हैं मिथुन से और ये गाना सुनना चाहते हैं, या फिर पहले आप अपने सवाल दागना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। क्या बोलती है मीडिया? सवाल कर लेते पहले गाना कि सवाल? नहीं, गाना। गाना। देखिए, हम लोग अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई है कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। वाह। तो हम बाकायदा क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे हैं, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरखास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में ज़रूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो उदित जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल जी से भी, फिर आगे बढ़ते हैं। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछें। कहा कि गदर जो थी वो आइटम बम था, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था। मैंने कहा कि जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ, और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूँ।
और गदर तो गदर थी, गदर के लिए कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है, गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफी है कि गदर थी वो। गदर, सही बात है। हाय, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आप इनफैक्ट मिथुन जी आपसे स्पेशली सवाल करना जी। चाहूँगी, जब ये फिल्म का गाना आया था सर्टनली अनिल जी बहुत पसंदीदा था। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था असल वाले में बेला बहार, और ये एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था, और उसमें एपीजे कलाम साहब खुद आए थे उस इवेंट को, वो मुख्य अतिथि थे। जी क्या वो बेला बहार यहाँ पर भी यूज़ हुआ है क्योंकि रीअरेंजमेंट है, जी, या जी। उस इतने खूबसूरत वाद्य यंत्र जो उसमें यूज़ किए गए थे उसका भी जी। आपने इस्तेमाल किया है? हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफ़ी लेयर भी किया है, और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जो सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। थैंक यू। क्या उदित सर, बहुत अच्छा। हाय हाय सर, मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में, तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, whereas आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं सनी जी के लिए गाया, और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं, और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया इन्होंने, म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज, सबसे बड़ी बात ये है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं, जी बिल्कुल। और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। ये पर्दे पर ही देखो तो ज्यादा बेटर है। सारे चीजें आप यहाँ क्यों खोलना चाहते हो? पर्दे के लिए तो रखो ना। पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उखड़ रहा है। तो इंडियन फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहते बैन कर दिया, लेकिन ये ट्रेलर काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफलतम फिल्मों में से है। हो गई है सर। नहीं, हलचल क्या, वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे जी। हैं, और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया, और दूसरे गदर के टीजर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। कैसे रिश्तों में नजदीकी आएंगी पाकिस्तान इंडिया की? देखिए, फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं? हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी। इसमें भी हमने कुछ कहा है, और लेकिन सामने लोग सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है। बाकी मैं सियासी के बारे में बात नहीं कर सकता। तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी हैं, दोनों तरफ। अनिल जी, अच्छा 22 साल के बाद आपने हीरो हीरोइन मतलब सनी देओल और अमीषा पटेल की वही केमिस्ट्री दोबारा मतलब जीवित की है, तो ऐसा लगता नहीं कि इतने साल हो गए, तो उसका राज क्या है? उसका कोई राज नहीं है। दोनों के दिल में, सनी और अमीषा दोनों के दिल में तारा सिंह और साकीना बसा हुआ था, और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि
वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस करेक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड दे हैव डन द मैजिक, नॉट मी। उसके बारे में बताइए कि उनका क्या कैरेक्टर है और किस तरह से उनको फिल्म में आपने पोर्ट्रे किया है। सब कुछ आज ही जानना चाहते हैं? अच्छी बात है ना, पिक्चर तारा सिंह को तो हावी होना ही चाहिए ना। तारा सिंह, वो तो बच्चा है, अभी बालक है, अभी शुरू जिंदगी जर्नी शुरू कर रहा है, वाह वाह। यात्रा शुरू कर रहा है। उसके पास करने दीजिए उसको यात्रा, उसके कंधों पे इतना बोझ हम क्यों डालें? क्या बात। इसके बाद उनकी सेकंड बड़ी फिल्म आ रही है और हाँ, अच्छी बात है। तो जीनियस में लोगों ने, आप सब ने पसंद किया उसे, अब इसमें भी पसंद करेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे, इतनी क्या जल्दी है। आज ही सारे खेल खोल दे। अनिल जी या अनिल जी, मैं बहुत मिस करता हूँ अमरीश जी को, जो उनको मैं क्या पूरा विश्व, भारत, हर कोई मिस करता है। और काश 3 लोग हैं जिनको, जो इस फिल्म में नहीं हो पाए, अमरीश जी, विवेक शौक, बख्शी साहब, और उन सबको हम सब मिस करते हैं। अभी सर ये भी फिर मैंने कहा, फिर सारी चीज़ें खोलना चाहते हो यार? कुछ अनिल पर्दे जी, के लिए रहने दो ना, पिक्चर 11 अगस्त के लिए कुछ तो रहने दो। अनिल जी, अमरीश जी से जुड़ी सर ट्रिविया आप बता सकते हैं जी? कि उनको अमरीश जी से जुड़ी ट्रिविया आप बता सकते हैं, जब उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आप गए थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या कहता कि अमरीश जी, यार ये किस्से मैं कितनी दफ़े कह चुका हूँ, 20 साल से ये किस्से कह रहा हूँ। अभी कोई नई बात करो ना। अमरीश जी को पसंद आई थी, अमरीश जी रो आंसुओं से, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे थे जब उन्होंने ये कहानी सुनी थी, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखा है। अमरीश जी का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ना उनको कोई बदल सकता है। अनिल जी, माय क्वेश्चन इज, कहाँ है? या राजीव, हाँ जी। हाँ, बख्शी साहब तो नहीं रहे, तो आपने सईद कादरी को क्यों चुना, और उत्तम सिंह जी है फिर भी आपने मिथुन जी को क्यों चुना? देखिए, ऐसा होता है कि उत्तम जी हैं, उत्तम जी के गाने हम ले ही रहे थे। एक समय और वक्त के साथ हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बदलती है। हमें थोड़ी थोड़ी नई साउंड चाहिए थी। ऐसा नहीं कि उत्तम जी सक्षम नहीं थे वो नई साउंड देने के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट के लिए और अपने लिए और इस फिल्म के लिए मिथुन जी मुझे ज़्यादा एप्ट लगे। मुझे लगा कि जिस तरह की साउंड मैं सोचता हूँ वो मिथुन जी ज़्यादा बेटर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तम जी नहीं दे सकते थे, पर ये एज ए डायरेक्टर मेरा परसेप्शन था। एंड बख्शी साहब, मतलब वाई अब बख्शी सईद साहब को कादरी, मैं कहाँ से ले आऊँ? बख्शी साहब के वर्ड्स तो मैंने लिए ना। पेट्रोलिक फिल्म के पुराने गाने हैं? पेट्रोलिक फिल्म है, डिड यू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ पेट्रोलिक फिल्म्स ऑफ मोहम्मद रफी? क्या बोल रहे हैं आप? मैं मिथुन जी से पूछ हाँ, रहा हूँ, पूछिए। क्योंकि ये पेट्रोलिक फिल्म है, तो डिड यू इंस्पायर्ड फ्रॉम द ओल्ड पेट्रोलिक सॉन्ग्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? हाउ यू मेड दिस न्यू सॉन्ग्स? देखिए, एज एक संगीतकार होने के नाते मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य कभी बना नहीं पाओगे। तो वो जो काम है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स मदन मोहन साहब के रहे हैं, हकीकत फिल्म के गाने और भी इतने सारे लेजेंडरी गाने हैं, वो मेरे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी नज़र से दुनिया को देखता है, तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, मैं अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दिया, और उस वक्त मैं बड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर होकर भी वो इतने इंटीमेटली इन्वॉल्व थे नरेशन में, और बाकायदा नरेट करते करते इनकी आंखों से आंसू आ गए थे और हमें एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। मैं इन चीज़ों से बहुत मुतासिर हुआ, इस पूरी घटना से मुतासिर हुआ, और फिर जो वो कहानी है जिसमें देशभक्ति कहीं ना कहीं उसके हृदय में बहुत गहरी तरीके से उतरी हुई है, उसको मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गानों में एक्सप्रेस किया है। तो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन, आई होप। Hi. Udit ji, Alright. to your left corner, please. Oh, sorry to interrupt. Only last 2 questions we are taking after this. Please, can I? Sir, Yeah. yeah, you can take it. उदित जी, मयूर here from Beyond Bollywood. सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, बहुत प्यारा गाना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ, लेकिन
फिर भी ये नया गाना एक वैसा एहसास देता है। उदित जी, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था एज अ वेरी हम्बल आई वुड से लिसनर, कि नॉर्मली हम जब आपकी आवाज़ जब सुनते हैं तो एक विजुअलाइजेशन भी रहती है जिसके अंदर आपका जो हंसमुख नेचर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं वो आपके जो गाने हैं, जो लेजेंडरी सॉन्ग्स है, उनमें वो ना हमें वो झलक दिखती है। यहाँ आपने ऑब्वियसली शुरू में जिक्र किया झरने का, तो शायद मेरी नज़र में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वो एक स्टिल रिवर की तरह था। सो सर, इस चीज़ के बारे में कुछ आप कहेंगे कि मतलब आपने ब्रीदिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ पे बहुत डीप करना है, तो उसके बारे में थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं? क्योंकि वो जो आपके एक एटीट्यूड है, एक हैप्पी एटीट्यूड, स्माइलिंग सिंगर, वो शायद यहाँ पे आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना था। देखिए, काम जो है, आप कितना भी काम कर लीजिए लाइफ में, लेकिन जिसको हम वर्कहोलिक बोलते हैं ना, वो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है। तो बीइंग ए फार्मर सन, मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है। तो बहुत मैंने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, तपस्या की है। ये भी एक तपस्या ही है कि आज 22 साल के बाद भी एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो ऊपर वाला ये कहता है कि उदित नारायण, अभी भी जर्नी बाकी है तुम्हारा। तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, ये तो एक अथाह सागर है। बड़े बड़े गुणीजन बोलते हैं कि एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम है म्यूजिक संगीत के लिए। ये सही है। लता जी का भी आशीर्वाद उतना ही मुझे मिला। हमेशा मुझे उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया। बोले उदित नारायण, छोड़ना मत, लगे रहना। कुछ है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। तो ये सब कई बातें हैं। और आज देखिए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला क़यामत से क़यामत तक। जी जब मैं आपका ये गदर 2 का गाना मैंने पहली बार देखा तो मैंने तानसेन जी को हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज बता रहा हूं, उस सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं, और अमीषा जी का एक्सप्रेशन में देखा तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आया। ये सही है। और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कम आउट सो वेल। और लोगों You are too good always. You are too good always. थैंक यू। All right, the last question, please. Yeah. Good afternoon. My question. Just a minute. I think I would like to answer that. या जो उन्होंने can you guys hear me? जी, Mic, please. ये आंसर मैंने आपके लिए रखा था, इसलिए मैं हेलो चेक। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी कि उदित जी का जो प्रोजेक्शन जाना जाता है। क्योंकि देखिए, ये गाना जो है जब रिलीज़ हुआ था, मैं 10वीं कक्षा में था, और उस टाइम पे जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है, उसको 22 सालों तक जिया है, इतने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है, इट्स पार्ट ऑफ हिज मसल मेमोरी। उनके पूरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हुआ है। उसको अनलर्न करना और एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठकर, क्योंकि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पे सेशंस किए, बिल्कुल मुझे लगा वही ऊर्जा इनके अंदर होगी जो शायद जब एक न्यू कमर जो हंग्री होता है, जैसे उन्होंने कहा, जिसके अंदर एक क्रिएटिव थर्स्ट होती है, वही ऊर्जा के साथ, वही डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रिहर्सल्स किए। और उन्होंने, आपने सही बोला कि ही गॉट रिड ऑफ दैट, वो जो उनका पहले का एक्सप्रेशन था, एंड ही गॉट अ वार्म टोन जो मैं चाह रहा था।
तो उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल आर्टिस्ट. एंड उदित जी, आई रियली वांट टू थैंक यू. अरे थैंक्स टू यू. क्या बात. क्योंकि मुझे डिफिकल्ट बात है ये जो बोल रहे हैं कि अनलर्न करके दोबारा करना ये आसान नहीं है. बहुत सलाम है आपको. और आपने देखा होगा कि पूरे पूरे लाइन एक एक सांस में इन्होंने गवाया. आप जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, पहले की उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा. अब देखो मेरा अभी भी सांस नहीं पहुंचता, लेकिन इन्होंने गवाया. बोले आपके लिए चैलेंज है और अब गा दो तो मजा आ जाएगा. हमने कोशिश किया है और लोग इतने पसंद किए हैं तो आप लोगों के सामने है. और मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए, थैंक्स टू मीडिया कि आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार हम सबको दिया है और जब तक रहेंगे देते रहिएगा. थैंक्स टू जीत जिन्होंने ये फिल्म बनाए. और ऑफ कोर्स अनिल जी तो कैप्टन ऑफ द शिप हैं. तो क्या आपने एक एक सीन क्या लिया होगा आपने, एक ही झलक में मुझे पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि क्या खूबसूरत लग रहा है मामला. सर जहां पर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइमलेस मेलोडी को, वहां पर जब आपने वो जो आपने तार छेड़ दिया था कि 2 गाने तो होने ही होने हैं, और हमने आपसे पूछ लिया कि मैं निकला गड्डी लेके, तो सर अगर उसका एक अनप्लग्ड वर्जन छोटा सा ही से अगर यहाँ पर एज अ ट्रीट जितने ये मीडिया के लोग पहुंचे, हम लोग पहुंचे, तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लगेगा. आपको ये भी बता दूं कि मिठुन जी ने मुझसे कहा कि आपने जो पहले गदर में गाया मैं निकला गड्डी लेके, मुझे और उससे ज्यादा पावरफुल वॉइस चाहिए इसमें सिंगिंग. तो मैंने कहा कि इतना पावर मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं 22 साल यहाँ आ चुका हूं. तो बोले नहीं, यू हैव टू डू. तो सोचा कमाल हो गई. लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे उस बात को भी. 1 घंटे में एक मुखड़ा और एक अंतरा फिनिश किया हम लोगों ने. फिर इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर सेकंड अंतरा लेंगे. और सेकंड अंतरे में मुझे 1 घंटे लग गए, मतलब 45 to 1 आवर्स. तो क्या तगड़ा मेहनत किया है मैंने उसके लिए. तो ट्रीटमेंट भी बहुत तगड़ा है. मैंने इनको कहा कि जो आप मुझे सुनाए हैं म्यूजिक, वो उसमें आप कंजूसी मत करना, ये रखना. आप वॉइस इतना आपने पावरफुल वॉइस लिया है, इतना मेरे से आपने मेहनत करवाया है, तो म्यूजिक भी यही रहना चाहिए, मतलब उसको साथ साथ में लाइए. तो बोले यही रहेगा. तो मैं आप लोगों को सुना दे. मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं थे दिल छोड़ आया. रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं थे दिल छोड़ आया. क्या बात है. फिलहाल गदर 2 के सारे गाने आपको अगर सुनना है तो फीवर 104 FM पर आ जाना, सुना दूंगा बॉस. फिलहाल सर आप इतनी उम्दा फिल्म लेकर आ रहे हैं. मिथुन देखिए, आपने तो कह दिया कि मैं उस गाने के बारे में अभी कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक छोटी सी ट्रिविया दूंगा. प्लीज जाते जाते वो एक ट्रिविया दे के ही चली जाइए कि वो कौन सा गाना है जो आने से पहले इतना हल्ला मचा दिया है कि लोग हमें कॉल करके पूछ रहे हैं हमारे स्टेशन पे कि यार ये 2 गाने तो हमें चाहिए ही चाहिए. एक तो मैं निकला गड्डी लेके, दूसरा अरिजीत सिंह के साथ वो गाना कौन सा, नाम तक नहीं पता हम लोग को. थोड़ी सी ट्रिविया दे दीजिए उसके बारे में. तो वो गाना, उसकी खास बात ये है कि सारे गाने जो है वो मुंबई में जब अनिल जी थे, हमने तब कंपोज हुए और रिकॉर्ड हुए. ये वो एक ही गाना है जो अनिल जी को मैं टाइम से डिलीवर नहीं कर पाया, और वो उनका शेड्यूल था, वो निकल गए थे शूट करने के लिए, और काफ़ी चिंतित भी थे वो एज अ मेकर कि गाना मिला नहीं है, शूट करना है. तो मैंने उनसे कहा कि अनिल जी आप विश्वास कीजिए, और वो विश्वास करते हुए बिना गाने लिए वो शूट पर चले गए. और फिर मैंने बाद में उनको गाना भेजा, और अकॉर्डिंग टू अनिल जी उनको लगता है कि जो गाना उनके गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ, उनको लगता है कि वो एल्बम का बेस्ट गाना बन गया. क्या बात है. वाह वाह. एंड द सॉन्ग इज, उसको लिखा है सईद कादरी साहब ने,
गाया है हमारे अरिजीत सिंह ने, और गाने का नाम थोड़ा सा नहीं, उसके लिए हम देखिए आज अनिल जी ने गाना है, आज ही सब कुछ नहीं हम रिवील करेंगे, लेकिन गाने का नाम है दिल झूम। सो वाओ, लेट्स वेट फॉर इट। दिल झूम, तो फिर ठीक है। हमने प्रॉमिस किया है कि हम एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं गदर का, सारे गानों का, तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ उसमें आइए। और सिर्फ मैं नहीं, उदित जी, हमारे बाकी के सारे सिंगर्स, अलका जी को भी मैं आज मिस कर रहा, वो आ ना पाई किसी रीज़न से, लेकिन उनकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत है जो ओरिजिनल में थी। और मुझे लगता है कि उत्तम जी, आनंद बख्शी, उदित नारायण और अलका जी के बिना आई कुड नॉट हैव रिक्रिएटेड और रीअरेंज्ड उड़ जा काले कावा। कौन सा गाना? जो आप दोनों के साथ अगर उड़जा काले कावा हो जाए, क्योंकि हम इस टाइमलेस मेलोडी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका डिमांड है कि आप एक लाइन वो सुना दे। अच्छा, एक बात आपसे कहना है, आप तो मुझे बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सब सामने, कि भाई इतना माल कमा रहे हो, मुझे क्या दोगे? अभी ये पिक्चर 5,000 करोड़ का बिजनेस करेगी तो हमारा क्या होगा उसमें? जो आप मेरे साथ करोगे, आपके साथ मैं करूंगा। जो आपने 22 सालों में मेरे साथ किया, 22 साल तक मैं आपके साथ यही करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, क्या बात है। तो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत से सफर। सॉरी, मैं 1 मिनट और लूंगा। और मिठुन जी से भी आप प्रॉमिस करवाओ कि अभी आगे की जो फिल्में होंगी, एक आध इनके अपने कंपोजिशन का भी गाना मुझे मिलना चाहिए। ये एक्चुअली जो रिस्पांस उदित जी की आवाज़ को मिला है पूरी दुनिया से, ये प्रॉमिस अभी उल्टा बनता है। उदित जी, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस कीजिए कि मेरी अगली फिल्म में मेरा ओरिजिनल गाना आप गाएंगे। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत से इस सफर को जो हम तय कर रहे हैं, जहां पर कस्में, वादे सब चल रहे हैं साथ में। और सबसे पहले तो एक बार फिर से आप तीनों लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि 11 अगस्त का जो हमारा ये इंतजार है, इसको और इतना बड़ा बना दिया आप लोगों ने कि अब और ये दिल मांगे मोर वाला सीन हो रहा है। लेकिन गदर 2 जैसी इस खूबसूरत सी कहानी के लिए और इतने बेहतरीन टाइमलेस मेलोडी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन आपका, अनिल सर आपका एंड उदित सर आपका, तहे दिल से बहुत बहुत और शुक्रिया। मेरा Thank भी you so मीडिया much. को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लम्हे में मैं आनंद बख्शी साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ, और उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी अमरीश टाइमलेस पुरी जी मेलोडी मुझे दी। और अमरीश जी और विवेक शौक दोनों नहीं हैं। आई फील वेरी सैड। चलिए जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आने का। अब गाना गाने वाले तो ये लोग हैं, इनसे पूछ लो। हाँ, एक उड़जा काले कावा तो थोड़ा सा तो हो जाए सर, उड़जा काले कावा थोड़ा तो हो जाए, ठीक है ना? हो जाए दोस्तों, पक्का? ठीक है, इसका चलो जी। 1 2 3 4 उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, आजा सजना परदेसी, घर आजा सजना परदेसी, घर आजा सजना परदेसी, रब दा शुक्र मनावा मैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस बेहतरीन से आफ्टरनून को और खूबसूरत बनाने के लिए। डियर मीडिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज बैठ जाइए, वी विल हैव अ फोटो सेशन। आइए सर, 100 फोटो तो हो गए। छा गए आप। चलो भाई, आ जाइए। आ जाओ आप भी, निशित बाबू। सर, निशित जी, आ जाओ। सर, सर,
आ जाओ नीचे अरे सर अरे आ भाई तू भी आ जा चलो हो गया चले सर बहुत बहुत धन्यवाद